हम लोग पार्टीशन और कोपार्सनरी तक कर चुके थे, ठीक है। मतलब यहाँ से आगे करने वाले थे, तो कोपार्सनरी का थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या कैसे है इसके अंदर, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, पार्टीशन एंड कोपार्सनरी, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हिंदू लॉ के अंदर प्रॉपर्टी जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है सेल्फ अर्न्ड, ठीक है, मतलब आपने खुद से कमाया हो, और दूसरा होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको पुश्तैनी जमीन भी बोलते हैं। कब कौन आया एक, हाँ, हाँ, ठीक है। तो आप अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टीशन और कोपार्सनरी, ये दोनों किस चीज से डील करता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, ठीक है। सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है? सक्सेशन एक्ट, ठीक है। सक्सेशन एक्ट में सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी के बारे में ही सारा प्रोविजन है। उसके अंदर बताया गया है कि प्रॉपर्टी कोई भी होगा सेल्फ अर्न, तो उसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। पहला होगा उसमें टेस्टामेंट्री, ठीक है, दूसरा होगा इंटीएस्टेट। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले पढ़ते हैं कोपार्सनरी और हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है हिंदू जॉइंट फैमिली जो होता है, हिंदू जॉइंट फैमिली, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब एक ट्री है, फैमिली ट्री आपको पता है ना। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, फिर मेरे बच्चे हुए, मेरी बेटी, मेरे बेटे, बेटे का शादी हुआ, फिर उसके बच्चे, मेरी बेटी का शादी हुआ, फिर उसके बच्चे, ठीक है। तो ऐसे करके 7 जनरेशन, 7th जनरेशन जो होता है, 7 जनरेशन तक, वो होता है हमारा हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक है। हम उसी को थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, उसमें महिलाओं को हटा दें, लड़कियों को हटा दें, सिर्फ मेल मेल साइड रखें, तो मेल जनरेशन में 4 जनरेशन तक का जो होता है वो कोपार्सनर होता है, ठीक है। कोपार्सनर, हिंदू ज्वाइंट फैमिली 7 जनरेशन तक माना जाता है। उसके अंदर हम 4 जनरेशन तक ही, ठीक है, सिर्फ मेल साइड को लेंगे तो उसको बोला जाता है कोपार्सनरी, ठीक है। अभी कोपार्सनरी में सिर्फ मेल साइड को ही, मतलब मर्द मर्द को ही अधिकार मिलता था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ठीक है। लेकिन 2005 में एक अमेंडमेंट आया था हिंदू लॉ में, उसमें बेटियों को भी अधिकार दे दिया गया, ठीक है, डाउटर को भी। तो अब डाउटर भी जो है कोपार्सनर होता है, उनको भी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोपार्सनर। कोपार्सनर मतलब 4th जनरेशन मेल साइड से, ठीक है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मतलब 7 जनरेशन तक, चाहे महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, 7 जनरेशन तक है, तो वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली होता है। इसी में हिंदू ज्वाइंट फैमिली के पास अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कहीं पे हिंदू लॉ में जिक्र नहीं है। इसका खास करके जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे जिक्र किया गया है कि टैक्स कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें एक क्लॉज है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, ठीक है। तो अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो टैक्स कैसे देगा? बराबर। तो टैक्स वही देगा ना जिसके पास प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, ठीक है। तो जिसके पास प्रॉपर्टी रहेगा, और अगर वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाएगा, ठीक है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली के पास प्रॉपर्टी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर किसी भी हिंदू ज्वाइंट फैमिली के पास अगर प्रॉपर्टी है, तो वो मेरी नजर में, इनकम टैक्स एक्ट के नजर में, वो फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा, ठीक है। तो यही फर्क है हिंदू ज्वाइंट फैमिली में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, बस यही फर्क है कि इसके हिंदू ज्वाइंट फैमिली में प्रॉपर्टी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए। बाकी दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है थोड़ा सा भी, ठीक है। तो मैंने अभी कोपार्सनरी बताया, ठीक है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली बताया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बताया। पूरा डिटेल में हम लोग तब करेंगे जब ये हमारा बेसिक वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी तक में किसी को प्रॉब्लम है? समझ में आया आप लोगों को कोपार्सनरी क्या होता है, ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है?
ये पेज नंबर मैंने जो ग्रुप में भेजा था ना इम्पोर्टेंट, उसमें 29 पेज नंबर है। ठीक है, टॉपिक ये है, लेकिन मैं तो समझा रहा हूँ वैसे ही, इसमें लिखा नहीं है। मैं ऐसे ही ऊपर से इसमें है लिखा, लेकिन नीचे होगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तो मुझे याद है, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे तो पेज नंबर 29 में है, जो मैंने हिंदू लॉ का इंपॉर्टेंट आप लोगों को भेजा है। ठीक है, अभी देखिए, ये हो गया हमारा कोपर्सनरी। ये सब किसके अंदर आता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए। हमेशा याद रखना है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिंदू ज्वाइंट फैमिली आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगा। ठीक है, कोपार्सनरी आएगा। कोपार्सनरी का मतलब 4th जनरेशन मेल साइड। ठीक है, 2005 में डॉटर को भी उसको में कोपार्सनरी माना गया था। ये हो गया आपका कोपार्सनरी का। ठीक है, इसके बाद हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मैंने बताया 7 जनरेशन तक जो है उनका हिंदू ज्वाइंट फैमिली कहलाता है। ठीक है, उसमें जो भी प्रॉपर्टी होगा वो उस हिसाब से वो लोग डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जब आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हिंदू लॉ के अंदर 2 मेन स्कूल है। ठीक है, पहला है मिताक्षरा स्कूल, दूसरा है दया भागा स्कूल। ठीक है, मिताक्षरा स्कूल में ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में क्या प्रोविजन है? ठीक है, दया भागा स्कूल में ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर क्या प्रोविजन है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले। देखिए, आगे है, यहाँ पे है। देखिए, ये पेज नंबर आपका है 32। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। देखिए, पहला है कोपार्सनरी का राइट। तो सबसे पहला है यहाँ पे मिताक्षरा लॉ में बाय बर्थ मिल जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोपार्सनरी जो होता है वो बाय बर्थ मिलता है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनको पूरा अधिकार होता है ना। ठीक है, तो 4 जनरेशन तक, तो 4 जनरेशन तक जो भी प्रॉपर्टी होता है एंसेस्ट्रल, उसमें उन सबका पूरा अधिकार होता है जन्म से ही। तो ये फॉल होता है मिताक्षरा स्कूल में। ठीक है, ऐसा मिताक्षरा स्कूल में कहा गया है। दया भागा स्कूल में कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें फादर के डेथ के बाद ही वो जो है प्रॉपर्टी पे किसी का भी अधिकार होगा या वो कोपार्सनर होगा। ठीक है, मिताक्षरा में बाय बर्थ आपको मिल जाता है, दया भागा में बोला गया है आफ्टर फादर्स डेथ। ठीक है, दूसरा है प्रॉपर्टी के राइट में। जब हम मिताक्षरा स्कूल की बात करते हैं तो वहां पे बोला गया है जॉइंट ऑनरशिप रहता है। कोई भी, जैसे मान के चलिए मेरा कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं हूँ, मेरे बेटे हुए, मेरे पोते हुए, तो इसमें क्या है, सबका जॉइंट राइट है। ठीक है, मैं अकेले बेच नहीं सकता, मेरे बच्चों को भी उसमें अधिकार देना पड़ेगा, मेरे पोते को भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल को पार्टनर है, उसको भी अधिकार मिला है बाय बर्थ। ठीक है, ये मिताक्षरा स्कूल के अंदर। जबकि दया भागा स्कूल में जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, जिसका जो है उसको तुरंत पार्टीशन करके दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें वो मिक्स करके नहीं रखते हैं कि भाई ज्वाइंट ओनरशिप हो, नहीं, उसमें इंडिविजुअल ओनरशिप होता है। ठीक है, इसके बाद मिताक्षरा स्कूल बोलता है पार्टीशन के संदर्भ में कैन बी डिमांडेड बाय एनी अडल्ट। ठीक है, जो भी को पार्टनर होगा, अगर उसको चाहिए कि भाई मुझे जमीन जो है बंटवारा करके दे दो, बांट लो, तो वो बांटा जा सकता है। ठीक है, डिमांड करके आप बांट सकते हो। लेकिन दया भागा स्कूल में क्या कहा गया है, रिक्वायर फिजिकल डिवीजन। ठीक है, एनी को पार्टनर डिमांड। और ये तो दोनों में सेम ही है, कोई भी पार्टी जो है ना, मिताक्षरा स्कूल का हो या दया भागा स्कूल का हो, अगर उसको पार्टीशन करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेशन। सक्सेशन में मिताक्षरा स्कूल बोलता है बाय सर्वाइवरशिप अमंग को पार्टनर। ठीक है, जबकि दया भागा स्कूल बोलता है बाय इनहेरिटेंस अमंग लीगल ईयर्स। ठीक है, तो दया भागा स्कूल बोलता है कि जिसका भी इनहेरिटेंस है, मतलब जो भी लीगल राइट रखता है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए। जबकि मिताक्षरा स्कूल बोलता है जो सरवाइव कर रहा है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, फीमेल राइट के बारे में मिताक्षरा स्कूल बोलता है लिमिटेड। ठीक है, जबकि इसको 2005 में वो कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। पहले जो था 2005 से पहले महिलाओं को राइट नहीं था। ठीक है, महिलाओं को हमने राइट दिया 2005 के बाद मिताक्षरा स्कूल में, जबकि दया भागा स्कूल में शुरू से ही था। नहीं नहीं, दया भागा स्कूल में लड़कियों को नहीं है, इक्वल राइट्स अलोंग साइड सन्स। ठीक है, जबकि फीमेल राइट के लिए मिताक्षरा स्कूल में बोल रहा है इक्वल राइट। ठीक है, 2005 में महिलाओं को भी ऐड कर दिया गया। तो ये हो गया आपका मिताक्षरा स्कूल का, और ये हो गया दया भागा स्कूल का। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है प्रॉपर्टी को डिवोल्यूशन कैसे करेंगे, डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे बांटा जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से दिया गया है, एक है टेस्टामेंट्री सक्सेशन और एक होता है इंटी स्टेट सक्सेशन। ठीक है, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है और इंटी स्टेट सक्सेशन क्या होता है। 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी इंसान, ठीक है, जो भी बंदा होगा वो अपने विल में लिख के गया है, ठीक है, कि भाई मुझे अपने प्रॉपर्टी का इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए मेरे मरने के बाद। तो ये होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। इंटी स्टेट सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी था वो विल बनाने से पहले मर गया। ठीक है, वो विल नहीं बनाया और उसने अपनी मंशा जाहिर नहीं की कि उसके प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे जो हियर्स होते हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है लीगल ईयर 1। ये कब आएगा लाइमलाइट में, तब आएगा जब कोई भी बंदा मरते समय विल बना के नहीं गया होगा। ठीक है, अगर विल बना के गया होगा तब तो जैसे उसने विल बनाया वैसे ही बटेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा विल नहीं बनाया है तो उस परिस्थिति में यहाँ पे बोल रहा है कि उस परिस्थिति में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो सबसे पहले लीगल ईयर 1 को जाएगा। ठीक है, लीगल ईयर 1, फिर लीगल ईयर 2, फिर है एग्नेट और है कॉग्नेट। ठीक है, कॉग्नेट। तो लीगल ईयर 1 में कौन कौन आएगा, मतलब मान के चलिए मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी था, ठीक है, और मैं मर गया, तो मेरे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस 4 तरीके से। पहले लीगल ईयर 1 को जाएगा, अगर लीगल ईयर 1 में नहीं है कोई, ठीक है, तो वो लीगल ईयर 2 को जाएगा, अगर लीगल ईयर 2 में भी कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर वो एग्नेट को जाएगा, अगर एग्नेट में भी कोई नहीं है तो कॉग्नेट को जाएगा। ठीक है, कॉग्नेट में भी कोई नहीं है तो फिर वो गवर्नमेंट ले लेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो लीगल ईयर 1 में कौन कौन आता है, तो लीगल ईयर में 1 में आता है उसके बेटे होंगे, उसकी बेटी होगी, उसकी वाइफ होगी, उसकी माँ होगी। ठीक है, जो क्लोज होता है उसको लीगल ईयर 1 में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है क्लोज ये क्लास 2 में रखा गया है उसके मतलब पापा के भाई को, ठीक है, उसकी बहन को, जो क्लोज नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान के चलिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे पापा जी गुजर गए, एग्जाम्पल फॉर, वैसे भी मेरे पापा जी गुजर गए हैं, तो वो गुजर गए, ठीक है, तो उनके जो लीगल ईयर होंगे कौन होंगे, उनके बेटे मैं होऊंगा, मेरी माँ होगी, ठीक है, मेरे बेटे होंगे, तो उन इस हिसाब से वो क्लास ईयर 1 में आ जाएगा। क्लास ईयर 2 बोल रहा है क्लोज रिलेटिव के बाद वाला जो रिलेटिव होता है वो क्लास ईयर 2 में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास ईयर 1 को वो प्रॉपर्टी जाएगा, उसके इसमें कोई नहीं है, ठीक है, क्लास ईयर 1 में कोई नहीं है, तब किसके पास जाएगा, क्लास ईयर 2 में। अगर क्लास ईयर 2 में भी कोई नहीं है, एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, तो वो एग्नेट में जाएगा। एग्नेट का मतलब होता है मेल साइड से जो भी रिलेटिव होंगे उसको एग्नेट माना जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पापा थे, मेरे पापा के भाई के बेटे, ये क्या हो गया, मेल साइड से हो गया। ठीक है, तो उनको फिर जाएगा। एग्नेट का मतलब मेल साइड से कोई भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्नेट। कॉग्नेट का मतलब होता है कि भाई मदर साइड से या पुरुष साइड से भी है कोई तो वो कॉग्नेट में चला जाएगा। ठीक है, तो कोई जब दूर का रिश्तेदार होता है ना तो वो एग्नेट कॉग्नेट माना जाता है, उसको क्लोज रिलेटिव नहीं माना जाता, लेकिन उसके प्रॉपर्टी है, अब वो किसको दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से उसको एग्नेट और कॉग्नेट में डिवाइड कर दिया गया। बाकी एग्नेट कॉग्नेट तक पहुंचता भी नहीं है, उसके कोई ना कोई रिलेटिव होते ही है। अब आप बोलोगे कि एग्नेट और कॉग्नेट में कौन कौन आता है, कैसे पता चलेगा, तो जब आप नीचे स्लाइड करोगे, देखो पेज नंबर 37, उसमें क्लास ईयर में कौन आएगा 1 में, क्लास ईयर 2 में कौन आएगा, एग्नेट कौन होगा, कॉग्नेट कौन होगा, सारा का जिक्र है। ठीक है, देखिए क्लास ईयर 1 में दिया है सन होगा, डाउटर होगा, सही बात है, बेटा बेटी, उसकी वाइफ जो होगी विडो वो होगा, उसकी माँ जो होगी वो हो सकता है। ठीक है, जो मर गया उसके बेटे के बेटे हो सकते हैं, ठीक है, उसके बेटे की बेटी हो सकती है।
तो ये सब क्लास 1 में आता है, लीगल ईयर 1 में। लीगल ईयर 2 में कौन आएगा? सन्स, डाउटर्स, सन। ठीक है, इसके बाद डाउटर्स, सन्स, सन। इसके बाद है ब्रदर्स, सन्स, सन। सिस्टर्स, सन्स, सन। ब्रदर्स, डाउटर। सिस्टर्स, डाउटर। फादर्स, ब्रदर। फादर्स, सिस्टर। ठीक है, तो ये सब सेकेंड ईयर में आ जाता है। ईयर, क्लास ईयर सेकेंड। ठीक है, और एग्नेट में कौन कौन आएगा? तो एग्नेट में आएगा, जैसे मान के चलिए फादर है, ठीक है, फादर के ब्रदर का जो सन होगा वो एग्नेट में होगा। अगर इधर कोई नहीं है क्लास ईयर 1 में, क्लास ईयर 2 में, तो हम उसको वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं बेसिक बताने के लिए इतना बताया, बाकी डिटेल जब हम लोग शुरू करेंगे इसका डिटेल में, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, कितना कितना शेयर जाता है। हमेशा याद रखना, हिंदू लॉ के अंदर जो है ना, शेयर की बात हो तो इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं हूँ, मेरे 2 बेटे थे, ठीक है, मैं मर गया, मैं अपनी वाइफ को छोड़ के गया और 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो कितने हुए? मेरी वाइफ 1, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी, 4 बची ना। तो ये चारों को प्रॉपर्टी मेरे पास जो भी रहेगा इक्वल जाएगा। ठीक है, तो हिंदू लॉ इस मामले में इक्वल है कि भाई 4 है, चारों में बांट दो, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटी हमारा इधर का। ठीक है, इसके बाद सक्सेशन में आते हैं, तो सक्सेशन में भी यही जो मैंने अभी बताया, टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है, इंटीस्टेट सक्सेशन होता है। ठीक है, इंटीस्टेट सक्सेशन का भी मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब कोई विल बना के नहीं मरता है तो उसके प्रॉपर्टी को उनके लीगल ईयर में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब लीगल ईयर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम किसको बांटे? तो सब इसीलिए इसमें 4 कैटेगरी बनाया गया है लीगल ईयर में। सबसे पहले बनाया गया है लीगल ईयर 1, इसके अंदर जो भी रहेंगे सबसे पहले उसको वो प्रॉपर्टी दिया जाएगा। अगर लीगल ईयर में जो भी हैं, अगर उसके रिलेटिव नहीं है वो, ठीक है, तो लीगल ईयर 2 में जो भी रहेगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, अगर लीगल ईयर 2 में भी नहीं है कोई, तो फिर एग्नेट को दिया जाएगा, मतलब उसके पिता के साइड से जो भी रहेगा उसको दे दिया जाएगा, मेल साइड से। ठीक है, कॉग्नेट का मतलब है कि फीमेल साइड से जो भी रिलेटिव होगा, मेरी माँ की बहन, मेरी माँ के बेटे, ऐसा। तो ये हो गया आपका फीमेल साइड से जो भी रहता है। डाउटर्स की मेरी बेटी का जो बेटा होगा या बेटी होगा वो हो जाएगा कॉग्नेट, वो दूर की रिश्तेदार हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें एग्नेट कॉग्नेट में आता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका फुल ब्लड और हाफ ब्लड। ठीक है, फुल ब्लड का मतलब होता है कि एक ही माता पिता से जो बच्चे होते हैं उसको बोला जाता है फुल ब्लड। ठीक है, हाफ ब्लड का मतलब है कि कोई भी पेरेंट एक सेम हो और एक अलग हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे मैं अपने पर ही लेता हूँ, अपने पर नहीं लेता हूँ। जैसे मान के चलिए राजू है, ठीक है, और राजू के माता पिता थे, पिताजी मर गए तो माँ ने दूसरी शादी कर ली। ठीक है, तो राजू है वही, ठीक है, अब उसकी जो क्या बोलते हैं, माँ तो सेम है, लेकिन माँ ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी से एक और बच्चा हो गया। ठीक है, तो ये जो राजू और वो बच्चा जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हाफ ब्लड, क्योंकि दोनों के पेरेंट एक एक तो सेम है, एक एक अलग है। तो जब सेम पेरेंट से बच्चे होते हैं तो वो फुल ब्लड कहलाता है, जब अलग अलग एक पेरेंट सेम हो और एक अलग हो तो वो होता है हाफ ब्लड। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर था। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है? स्त्री धन। ठीक है, स्त्री धन के बारे में बताया गया है, स्त्री धन क्या होता है। इससे पहले एक और चीज बता दूं आपको, क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन के लिए पार्टीशन कैसे कैसे किया जा सकता है। कोई प्रॉपर्टी है मान के चलिए, तो उसको हम कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि बांटने से पहले आपको 3 चीजें समझनी पड़ेगी कि पार्टीशन के लिए जरूरी क्या क्या है। तो क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले पार्टीशन करने के लिए इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी जो होगा वो को पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि बांटने के बाद हर इंडिविजुअल को अपना अपना प्रॉपर्टी मिलेगा और उसका खुद का वो ओनरशिप कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए पार्टीशन से पहले क्या था, ज्वाइंट था, सबका ओनरशिप जो था वो एक ही प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनरशिप था। तो जैसे ही हम पार्टीशन करेंगे हर इंडिविजुअल को उतना उतना प्रॉपर्टी जाएगा और फिर वो उस प्रॉपर्टी का इकलौता अधिकारी होगा।
ठीक है। तो बांटने के बाद जो है सभी इंडिविजुअल को अपने अपने राइट हो जाते हैं, फिर ज्वाइंट ओनरशिप नहीं रहता। तो ये तीन चीज जो है इसमें एसेंशियल होता है। इसके बाद पार्टीशन के मोड्स कभी कभी पूछे जाते हैं कि पार्टीशन के मोड्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे आप किसी भी प्रॉपर्टी को बांट सकते हो। ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को पार्टीशन हमेशा याद रखना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही होता है। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जब पार्टीशन करते हैं तो क्या बोलते हैं, 7-8 तरीके से पार्टीशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बाय एग्रीमेंट। आप लोग एग्रीमेंट बना लो कि भाई इतना इतना प्रॉपर्टी इस को जाएगा, खेल खत्म। तो बाय एग्रीमेंट भी आप पार्टीशन कर सकते हो, मुंह से बोल के भी कर सकते हो। अगर आप लोगों में प्यार मोहब्बत है, भाई सुजीत तुम ये प्रॉपर्टी ले लो, राजू तुम यहाँ का ले लो, श्याम तू यहाँ का ले ले, तू यहाँ का ले ले। तो ओरली भी आप जो है, अगर आप लोगों में ओरली समझदारी से ले कर रहे हैं पार्टीशन, अगर आप लोगों को एक्सेप्ट है तो आप ओरली भी पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बाय कंडक्ट। अगर किसी भाई को अलग रहना है, वो खुद से अलग रह रहा है, वो खुद का खाना पीना अलग कर लिया, सब कुछ अलग हो गया, तो ये क्या दिखा रहा है कि वो उसको अलग होना है। ठीक है, तो बाय कंडक्ट भी आप पार्टीशन कर सकते हो। इसके बाद है सूट फाइल करके। अगर कोर्ट में आपको सूट फाइल करके अलग होना है, पार्टीशन लेना है, तो आप पार्टीशन करा सकते हो। बाय विल भी पार्टीशन होता है, सॉरी। ठीक है, बाय विल भी आप पार्टीशन कर सकते हो। इसके बाद बाय आर्बिट्रेशन भी पार्टीशन होता है। ये सारा कहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को भेजा है पीडीएफ, उसके अंदर पेज नंबर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पेज नंबर है आपका 34। ठीक है, इसमें सारा मोड्स दिया हुआ है कि पार्टीशन आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक, किधर गया, स्त्री धन। ठीक है, स्त्री धन एंड वीमेन्स स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि स्त्री धन क्या होता है। स्त्री धन का मतलब है कि कोई भी विमेन, ठीक है, शादी करके जब ससुराल आती है, ठीक है, तो उसके साथ जो भी प्रॉपर्टी वो लेके आती है उसको बोला जाता है स्त्री धन। चाहे उसको शादी के समय पे गिफ्ट प्राप्त हुआ हो, ठीक है, या उसके माता पिता ने कुछ खरीद के दिया हो, ठीक है, जो भी चीजें होता है वो सारा उनका स्त्री धन कहलाता है। ठीक है, स्त्री धन और विमेन्स एस्टेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, वो है आपके पेज नंबर 40 पे। अगर किसी को देखना हो तो आप लोग देख सकते हो। पेज नंबर 40 पे बताया गया है स्त्री धन और विमेन्स एस्टेट में क्या फर्क होता है। तो स्त्री धन जो होता है उस पर महिलाओं का एब्सोल्यूट ओनरशिप होता है। ठीक है, जैसे शादी के बाद मेरे मतलब मेरी वाइफ को उसके पिताजी ने नेकलेस दिया, ठीक है, तो वो स्त्री धन है। अब उस पर मेरा अधिकार कोई नहीं है, क्योंकि उसके पापा ने दिया है तो उसके लिए दिया है। तो स्त्री धन जो होता है उस पर महिलाओं का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, जबकि विमेन्स एस्टेट में क्या होता है, लिमिटेड होता है। महिलाओं का जो अधिकार होता है विमेन्स एस्टेट पर वो लिमिटेड होता है। इसके बाद जो है स्त्री धन का सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से स्त्री धन मिल सकता है। तो या तो उसको गिफ्ट मिला हो, ठीक है, चाहे वो उसने खुद से अर्न किया हो या इनहेरिटेंस में उसको कुछ मिला हो, ठीक है, तो वो होगा स्त्री धन। वुमेन्स स्टेट क्या होता है, वो हस्बैंड के प्रॉपर्टी में ही उनका कुछ अधिकार होता है, उसको बोला जाता है वुमेन्स स्टेट। ठीक है, तो वुमेन्स स्टेट का जो सोर्स है वो हस्बैंड का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कंट्रोल, स्त्री धन पर फुल कंट्रोल एंड डिस्क्रिएशन। ठीक है, महिलाओं का जो है स्त्री धन के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है और उसका डिस्क्रिएशन भी उसके ऊपर होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं। शादी के टाइम पर मेरी वाइफ को मान के चलो लहंगा मिला था, ठीक है, अब वो लहंगा स्त्री धन है क्योंकि शादी के टाइम पे गिफ्ट मिला था। अब उस लहंगा को मेरी वाइफ चाहे तो अपनी बहन को दे दे, चाहे वो किसी गरीब में बांट दे, चाहे तो वो बेच दे, ये उनका पूरा कंट्रोल है। जबकि विमेन्स स्टेट में क्या होगा, कंट्रोल रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप अपने मन से उसको कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद है स्त्री धन का डिवोल्यूशन कैसे होता है, मतलब उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे, किसी को दोगे। तो कैन बी बिक्वेटेड टू हर हियर्स। ठीक है, स्त्री धन जो होता है वो लड़की जिसको भी चाहे उसको दे सकती है, वो अपने हियर को दे दे,
वो अपनी बहन को दे दे, वो अपने चाची के लड़की को दे दे, अपने वो ताया के लड़की को दे दे, ठीक है, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन विमेन्स स्टेट में रिवर्ट टू हस्बैंड हियर्स अपॉन हर डेथ, ठीक है, महिला को जो विमेन्स स्टेट है वो पति के लीगल हियर को दिया जाएगा, वो अपनी लीगल हियर को वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकती है, ठीक है। स्त्री धन का लीगल स्टेटस क्या होता है, तो लीगल स्टेटस है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी अंडर विमेन्स कंट्रोल, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होता है स्त्री धन, उस पर महिला का पूरा स्वतंत्र अधिकार होता है, ठीक है। जबकि विमेन्स स्टेट पर जो है लिमिटेड स्टेट होता है और कंडीशंस के साथ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विमेन्स स्टेट एंड स्त्री धन। इसी के अंदर दो केस लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार, ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। सबसे पहला है आपका सरला मुदगल का केस, ठीक है, सरला मुदगल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। साइटेशन है एयर 1995, ये पेज नंबर 40 में ये भी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो देखिए, द केस इन्वॉल्व्ड ए हिंदू मैन who converted to Islam and remarried without legally dissolving his first marriage under Hindu Marriage Act, ठीक है। जब आप सिचुएशनल क्वेश्चन देखोगे तो उसमें एक दो सिचुएशन बेस्ड सवाल इससे आता ही है, ठीक है, ये स्टोरी से। तो इसमें क्या था कि सरला मुदगल का जो पति था उसको किसी मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है, और वो जो है, आपको पता होगा कि इस्लाम में आपको शादी करना है तो पहले कन्वर्ट होना पड़ता है, तो ये कन्वर्ट हो गया और फिर जो है उससे शादी कर लिया। इसमें तो नाम नहीं दिया है, उसमें तो जब हम लोग सिचुएशन में पढ़ते थे तो उसमें नाम भी था, उस लड़की का नाम क्या, कुछ साइमा या ऐसे करके कुछ था, ठीक है। देखते हैं आगे, देखिए। तो ये हो गया, फर्स्ट मैरिज उसका है ही सरला मुदगल के साथ, लेकिन वो खुद को कन्वर्ट करके दूसरे से शादी कर लिया, ठीक है। द पेटिशनर लेड बाय सरला मुदगल challenges the validity of second marriage, arguing they were a form of legal evasion of section 494 of the Indian Penal Code which criminalizes bigamy, ठीक है। जब आईपीसी हम लोग पढ़ते थे तो उसमें 494 में बाइगेमी के बारे में प्रावधान था। बाइगेमी का मतलब है कि आपके पास लीगली एक स्पाउस जो है लिविंग है, ठीक है, तब आपने दूसरी शादी कर ली, तो ये एक अपराध माना जाता है। तो यही मामला लेके सरला मुदगल कोर्ट गई, तो कोर्ट का क्या फाइंडिंग था, मैरिज कंटिन्यूटी पोस्ट कन्वर्जन, द कोर्ट held that Hindu marriage remains valid even if one spouse convert to another religion. Such a conversion does not automatically dissolve the marriage. Only a court decree under Hindu Marriage Act can dissolve the marriage. कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपके पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है, तो इससे ये मतलब नहीं कि आपकी शादी जो है वॉइड हो गई, डिसॉल्व हो गई, नहीं, आपकी शादी लीगली ही है, गलती उसने किया है ना, आपकी शादी क्यों भंग होगी, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट अगर शादी तोड़ने का कोई डिग्री नहीं पास करता है तब तक वो शादी वैलिड ही रहता है। दूसरा है इलीगैलिटी ऑफ सेकेंड मैरिज, तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, a second marriage contracted after conversion without dissolving the first marriage is considered bigamous and punishable under section 494, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी उसने जो कन्वर्जन करके किया है, ठीक है, उससे पहली शादी तो डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसने जो दूसरी शादी की है वो अपने आप में एक अपराध है, ठीक है, बाइगेमी का, जिसका पनिशमेंट है 494 में। नेक्स्ट है रिलीजियस कन्वर्जन एंड लीगल इवेजन। The court observed that converting to Islam solely to circumvent the legal provision of Hindu Marriage Act is an abuse of religious freedom and violate principle of justice and equity, ठीक है। कोर्ट ने ये कन्वर्जन जो किया उसको वायलेशन माना, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी। फोर्थ, इसमें कोर्ट ने क्या कंसीडर किया, नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। Justice Kuldeep Singh emphasized the necessity of a uniform civil code, stating that the state should endeavor to secure a uniform civil code throughout the territory of as per Article 44 of the Constitution. He noted that over 80% of citizens
are already governed by codified personal laws and there is no justification to delay introduction of a UCC। कोर्ट ने कहा कि देश के अंदर 80% लोग जो हैं वो कोडिफाइड लॉ से जो है गवर्न हो रहा है, ठीक है। 20% लोगों के लिए आप जो है यूसीसी नहीं ला रहे हो, तो यहीं पर कोर्ट ने यूसीसी पर जोर देते हुए कहा था कि यूसीसी की जरूरत है। आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन यूसीसी, ठीक है, एंड एक्सप्लेन रेलेवेंट केस लॉज। तो आप सरला मुदगल का केस जो है उसमें कोट कर सकते हो और इसके बारे में आप लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आर्टिकल 44 पर जोर देते हुए यूसीसी लाने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया था, ठीक है। इसके बाद है दूसरा केस है एक गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी लैंडमार्क केस है, ठीक है। इज अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस दैट रीडिफाइंड गार्डियनशिप राइट अंडर हिंदू लॉ emphasizing gender equality and the paramount in importance of a child's welfare। फैक्ट ऑफ द केस क्या है इस केस का कहानी? गीता हरिहरन ए मदर अप्लाइड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 9% रिलीफ बॉन्ड इन हर माइनर्स नेम, ठीक है, माइनर सन नेम designated designating herself as his natural guardian। The RBI rejected the application citing Section 6A of Hindu Minority and Guardianship Act, which states that the father is the natural guardian during his life, ठीक है, and the mother is the natural guardian after him। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नेचुरल गार्डियन जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अंदर फादर को माना जाता है, ठीक है। मदर जो है फादर के मरने के बाद सेकंड नेचुरल गार्डियन हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गीता हरिहरन है वो मदर है, वो अपने बेटे के लिए 9% का रिलीफ बॉन्ड जो है बैंक में जमा करना चाहती है और वो खुद को उसमें नेचुरल गार्डियन बता रही है, ठीक है। आरबीआई जो है उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उसका पिता जिंदा है तो उसकी माँ कैसे हो सकती है लीगल गार्डियन, ठीक है। This provision implied that a mother could act as a guardian only after the father's death, ठीक है, leading to the constitutional challenge, ठीक है। ये जो सेक्शन 6 है इसमें बताया गया है कि फादर ही नेचुरल गार्डियन होगा, मदर बाद में होगा, जब फादर नहीं होगा तब मदर होगा। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर ही चैलेंज कर दिया गीता हरिहरन ने कोर्ट में, ठीक है। अभी क्या हुआ देखिए, interpretation of section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act, whether the term after him should be considered as after the father's lifetime or more broadly in the absence of the father, ठीक है। दूसरा constitutionality, whether section 6 violate article 14 equality before the law and article 15 prohibition of discrimination on ground of sex in the Indian Constitution giving preferential guardianship right to father over mother, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें था कोर्ट के सामने कि भाई उसमें लिखा है आफ्टर हिम, ठीक है। तो क्या हम उस आफ्टर हिम को ये मान ले कि फादर के लाइफ टाइम के बाद ये बोल रहा है, ठीक है, या ये हम मान ले कि इन दी एब्सेंस ऑफ फादर, फादर नहीं है तो मान ले, या फादर सही में मर गया है तब माने, ऐसा कोर्ट के सामने था सवाल। और दूसरा ये था कि अगर माँ है और बाप है, ठीक है, माँ को पति से इतना मोहब्बत नहीं है तो वो चाहती है मैं नेचुरल गार्डियन बनूं, तो ये सेक्शन जो है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। क्यों सिर्फ बाप ही नेचुरल गार्डियन हो सकता है, माँ क्यों नहीं, ठीक है। आर्टिकल 14 को चैलेंज किया उन्होंने और आर्टिकल 15 में बोल रहा है कि भाई सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो बाप जब नेचुरल गार्डियन हो सकता है तो माँ क्यों नहीं, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल को भी कोर्ट ने कंसीडर करते हुए आगे क्या जजमेंट दिया वो देखिए, बहुत अच्छा केस है। The Supreme Court in a unanimous decision held that interpretation of after him, the term after him in section 6 should not be interpreted literally as after the father's lifetime. Instead, it should be understood as in the absence of the father, which includes situation where the father is temporarily unavailable, ठीक है।
तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ आफ्टर हिम का मतलब ये नहीं है कि वो मर गया तब, ठीक है। आफ्टर हिम का कोर्ट ने क्या कंसीडर किया, कोर्ट ने कंसीडर किया इन द एब्सेंस ऑफ द फादर, मतलब फादर नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि फादर हमेशा, फादर मान के चले लंदन गया है कमाने, ठीक है, तो भी हो सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि आफ्टर हिम का मतलब ये नहीं कि उसके मरने के बाद, आफ्टर हिम का मतलब ये कि इन दी एब्सेंस ऑफ द फादर, फादर मर गया है तो नहीं है, ये भी सही है। अगर फादर जिंदा भी है कहीं और है यहाँ नहीं है तो भी सही है, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको इस तरीके से लिया कि वो जो है इन दी एब्सेंस ऑफ द फादर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा था जेंडर इक्वलिटी का सवाल। द कोर्ट emphasized that both parents are equally capable of being natural guardian and that the law should not favor one parent over the other based on solely on gender, ठीक है। It held that mother's role as a natural guardian is not secondary to the father's and that both parents should be considered equally in matter of guardianship, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आधार पर सिर्फ मतलब पिता को ही नेचुरल गार्डियन माना जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। माता पिता दोनों नेचुरल गार्डियन हो सकते हैं गार्डियनशिप के मैटर के लिए, ठीक है। welfare of the child, the court reiterate that the welfare of the child is the paramount consideration in guardianship matter, ठीक है। It emphasized that decision regarding guardianship should prioritize the child's best interest, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी बच्चा है जिसको आप, जिसका गार्डियनशिप आप तय करने वाले हो, तो आपको बच्चे का जो है वेलफेयर देखना है, ठीक है। किसके पास ज्यादा बच्चे का इंटरेस्ट है, भविष्य अच्छा रहेगा, आपको उस हिसाब से गार्डियनशिप चुनना है, ठीक है। इस जजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था, तो जेंडर इक्वलिटी पर कोर्ट ने जो है एडवांसमेंट बताया कि पिता और वाइफ दोनों हो सकता है, ठीक है। पिता नहीं है तो वाइफ हो सकती है 100%। इसके बाद कोर्ट ने जो है गार्डियनशिप लॉ में भी रिफॉर्म करने की जरूरत बताई। तो ये था आपका हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू गार्डियनशिप एक्ट। ये चारों चीजें हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर समझ लिया। किसी को कोई डाउट हो, ये हमारा बेसिक था, हम लोग डिटेल में नहीं किए हैं। फिर से बता दूं, ये जब हमारा हर सब्जेक्ट का बेसिक बेसिक हो जाएगा तो हम लोग फिर से डिटेल में इसको करेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ सवाल ले लूं आप लोगों को समझने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे बढ़ें, बताइए। कुछ सवाल ले, कुछ कुछ सवाल, सुनिए सुनिए, कुछ सवाल ले लेते हैं तो आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया है ना वो रिकॉल हो जाएगा दोबारा, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू करते हैं, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट के लिए, ताकि हम लोग मतलब पीछे जो पढ़े थे वो वापिस से वो हो जाए, ठीक है। देखिए अभी हम लोग अभी तक स्टूडेंट आ रहे हैं चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड है यार। चलिए देखिए, अभी मैं आप लोगों से, आप लोगों को याद हो तो आप लोग बताना इत्मीनान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सवाल बोल रहा है डिस्कस यूनिफॉर्म सिविल कोड विद रेलेवेंट केस लॉ। अभी मैंने आपको बताया था सरला मुदगल का केस, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है ये भी मैंने आपको बताया। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है कि हमारे देश में, अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में पर्सनल लॉज काम कर रहा है, ठीक है। हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ, ठीक है। सबका अलग अलग है, ये सिविल लॉ है, ठीक है।
क्रिमिनल लॉ हमारा कोडिफाइड है, मतलब हमारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सबके ऊपर लागू होता है, ठीक है, सबके ऊपर लागू होता है। अब जैसे मान के चलिए क्रिमिनल लॉ में हमारा मान के चलो मर्डर है, ठीक है, अगर मर्डर हिंदू करेगा तो भी वो जेल जाएगा, मर्डर मुस्लिम करेगा तो भी वो जेल जाएगा, मर्डर क्रिश्चियन करेगा तो भी वो जेल जाएगा, मर्डर पारसी करेगा तो भी वो जेल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्रिमिनल लॉ जो है भारत में वो कोडी ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब सब पे अप्लाई होता है। लेकिन हमारा सिविल लॉ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब सब पे अप्लाई नहीं होता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल की जरूरत है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जितने सिविल राइट्स हैं, शादी करने के हों, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के हों, ठीक है, मेंटेनेंस पाने के हों, ठीक है, या प्रॉपर्टी का पार्टीशन करने का हो, ठीक है, मतलब जो भी सिविल वर्क है उसको जो है हर धर्म के लिए अलग अलग है। हिंदू में शादी करना है तो आप एक लड़की से शादी कर सकते हो, मुस्लिम में शादी करना है आप 4 से शादी कर सकते हो। हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अभी मैंने आपको बताया कि इक्वली होता है, मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं होता, क्रिश्चियन लॉ में अलग प्रोविजन है, ठीक है। ऐसे ही मेंटेनेंस के लिए हिंदू लॉ में जो है प्रोविजन कुछ और है, मुस्लिम लॉ में कुछ और है, क्रिश्चियन लॉ में कुछ और है, मतलब हर लॉ में अलग अलग है। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बोलता है कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं सिविल राइट्स के अंदर, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मैरिज से रिलेटेड हो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से हो, ठीक ठीक है, या पार्टीशन से हो, इस सब के लिए कोई एक सिविल यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो सब के लिए अप्लीकेबल हो। इससे कोर्ट को क्या होगा, कोर्ट को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या है, कोर्ट के पास अगर क्रिश्चियन लॉ में जाता है कोई तो फिर क्रिश्चियन लॉ पढ़ो, हिंदू लॉ में जाता है कोई तो हिंदू लॉ पढ़ो, मुस्लिम लॉ में जाता है तो मुस्लिम लॉ पढ़ो, कितना डिफिकल्ट होता है। अगर जैसे अभी हम लोगों ने क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ा कि कोई भी मर्डर करेगा तो सबके लिए पनिशमेंट बराबर, तो ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि अगर किसी को शादी करना है तो एक ही रूल बना कि भाई इस रूल से सभी शादी करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। डाइवोर्स देना है तो एक ही रूल बना कि भाई आपको इस तरीके से डाइवोर्स देना है। कोई एक झटके में तलाक 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 बोल के खत्म कर देता है शादी, किसी को कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है, और कोई कोई डाइवोर्स नहीं ले पाता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग चीजें जो है समाज को अलग अलग तरीके से बांटती है। तो इस सब को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये सारी चीजों के लिए एक लॉ बन जाएगा और फिर आपको उस लॉ से गवर्न होना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था सरला मुदगल का केस, इसी के बाद एक है शाह बानो का केस, ठीक है, जिसमें उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता था। इसके बाद है सायरा बानो का केस जिसमें ट्रिपल तलाक का था। इस तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत अभी हमारे देश में बहुत है, ठीक है। कौन कौन सा? शाहबानो का केस जिसमें उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता था। शाहबानो का केस मैं बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है, बेसिक। शाहबानो के केस में क्या हुआ था कि शाहबानो का जो पति था उसको छोड़ दिया था, ठीक है, डाइवोर्स दे दिया था, लेकिन उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, ठीक है। तो हर महिला को अधिकार होता है ना, मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ मेंटेनेंस का उस टाइम पे प्रोविजन नहीं था। ये केस है आपका 1985 का, ठीक है। तो उस मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरा पति सऊदी चला गया और वो पैसा ही नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे मतलब अपने बच्चों को पालूंगी, कैसे रहूंगी, ठीक है। तो उसने चैलेंज किया कि जब सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल कोड है, ठीक है, जब क्रिमिनल कोड सबके लिए बराबर है तो मेंटेनेंस के लिए भी बराबर होना चाहिए। तो मेंटेनेंस के लिए अगर बराबर है तो मैं भी तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हूँ अपने पति से। मुस्लिम लॉ में नहीं मांग सकती, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तो हमारा अधिकार है, क्योंकि क्रिमिनल कोड जो है सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो वो महिला का जो है केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना ये जो सीआरपीसी है या आईपीसी है या एविडेंस एक्ट है, ठीक है, उस टाइम का, अभी हमारा बीएनएस है, बीएनएसएस है और साक्ष्य अधिनियम है, ये तीनों क्रिमिनल लॉ है,
तो जैसे ही क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ में सबका अधिकार हो गया। तो उस वो जो साहिरा बानो शाह बानो थी, कोर्ट ने ये माना कि सही बात है, सीआरपीसी में अगर सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का प्रोविजन है तो उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है, वो सब पे अप्लाई होगा क्योंकि वो क्रिमिनल कोड है, और क्रिमिनल कोड है तो हर पे अप्लाई होगा, तो फिर शाह बानो को भी मिलना चाहिए। और कोर्ट ने उसी केस से मुस्लिम महिलाओं को भी डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस का क्लेम करने का अधिकार दे दिया था। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जरूरत आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हिंदू महिलाएं कैसे शान से 4 एक्ट में मेंटेनेंस मांग सकती है। हम लोगों ने पिछले वीक आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि हिंदू महिलाएं 4 एक्ट से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जरूरी नहीं है कि किसी एक में मांगे, वो चारों के चारों में मांग सकती है, ठीक है, ये भी याद रखना। कौन कौन सा था मैंने आप लोगों को बताया था। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो मांग सकती है मेंटेनेंस, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत मांग सकती है, अभी मैंने बताया सीआरपीसी के अंदर मांग सकती है जिसको अभी बीएनएसएस कहा जाता है, ठीक है, और एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मांग सकती है। तो ये 4 एक्ट में उनके लिए मेंटेनेंस का प्रोविजन है। अगर वो चाहे कि किसी 2 में भी मांग लूं तो 2 में मांग सकती है, 4 में मांगना चाहे 4 में मांग सकती है, उसको सब में अधिकार है। डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो चारों में देते हैं, 3 में देते हैं, या पति के हिसाब से देते हैं कि पति कम कमाता है तो किसी एक में ही इनको मेंटेनेंस देते हैं, ठीक है, लेकिन क्लेम आप सब में कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो ये बायसनेस ही हुआ ना, किसी लॉ में आप मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार नहीं दे रहे हो और किसी किसी को 4 एक्ट में दे रहे हो। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सबके लिए बराबर। अगर हिंदू महिलाएं 4 एक्ट में मांग सकती हैं तो फिर यूसीसी आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी 4 में मिलेगा, ठीक है, ये क्रिश्चियन लॉ में भी 4 एक्ट में मिलने लगेगा। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये चाहिए आपका शाह बानो के केस में हो गया। इसके बाद है ट्रिपल तलाक सायरा बानो के केस में, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि इसके पति ने सायरा बानो के पति ने एक झटके में तलाक 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 बोल के शादी तोड़ दिया, ठीक है। अब उस महिला का आप समझो कि वो उसके बाद क्या करेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग इस ट्रिपल तलाक से खुश हैं, बहुत सारे जो वेल एजुकेटेड हैं, कुछ को तो अभी भी लगता है कि नहीं हमारे धर्म पर चोट पहुंचा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि नहीं ट्रिपल तलाक सही में गलत है। अरे किसी बहन मुस्लिम बहन है, उसको आप एक झटके में शादी हुआ, कितना लोग मतलब सपने देखता है कि पति के साथ मौज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 2 महीने के बाद पति तलाक 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 बोल के अगर खत्म कर दिया शादी, अब वो लड़की कहाँ जाएगी, ठीक है, उसका करियर क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो कोर्ट ने माना कि नहीं ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ठीक है, और ये उस टाइम पे बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया था कि नहीं इसको खत्म करना चाहिए। तो ये इसको बोला जाता था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए उसको जो है स्टक डाउन कर दिया, और उसके बाद ये जो है केंद्र सरकार ने उसके लिए जो है लॉ लाया और उसमें पनिशमेंट दे दिया, ठीक है, कोई भी ट्रिपल तलाक करेगा तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगा। और एक था ये सरला मुदगल का केस जिसमें पति जो है उसका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 केस याद रखना, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड खत्म, ठीक है। इसके बाद है आपका देखिए दूसरा सवाल, टर्म पार्टीशन एंड वेरियस मोड्स ऑफ एफेक्टिंग पार्टीशन। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्या बताया था, पार्टीशन क्या होता है। तो पार्टीशन किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को जब उसके को पार्सनरी लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टीशन, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि मोड्स क्या क्या है पार्टीशन के, आप कैसे कैसे पार्टीशन कर सकते हो। मैंने बताया था कि आप एग्रीमेंट के द्वारा पार्टीशन कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, बाय कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन। अडॉप्शन के लिए क्या क्या जरूरी था कि भाई दोनों जो है लीगल एज के होने चाहिए, अडॉप्टिव फादर भी लेने की इच्छा में होना चाहिए, अडॉप्टिव डॉटर भी लेने की इच्छा में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैट्रिमोनियल बार। मैट्रिमोनियल बार का मतलब क्या है कि आप कब कब रिलीफ नहीं ले सकते, ठीक है। तो मान के चलिए आपकी शादी हो गई, डाइवोर्स ले लिया, ठीक है, और डाइवोर्स के बाद जो है आपने दूसरी शादी कर ली, तो आप मेंटेनेंस ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, ये बार हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बार कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। मैंने बताया था, कोई बताइए,
डाइवोर्स के ग्राउंड बताइए, कोई कोई, किसी को याद हो तो। अडल्ट्री, क्रुअल्टी, कन्वर्जन, ये सब है ना। असॉल्ट, हाँ, करेक्ट, वेनेरियल डिजीज, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अभी इसके बाद है, हम्म, करेक्ट 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 करेक्ट। इसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ गार्डियन, गार्डियन कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर है। इसके बाद पूछ रहा है अगला सवाल, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है और डाइवोर्स क्या होता है। तो मैंने बताया था डाइवोर्स जो होता है वो शादी का ब्रेकडाउन, खत्म हो जाता है शादी, ठीक है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में शादी खत्म नहीं होता, सेपरेटली रहते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद कंजुगल राइट क्या होता है। तो कंजुगल राइट आपको पता है, शादी के बाद अगर आपकी वाइफ जो है बिना किसी रीजन के चली जाती है या पति की बिना किसी रीजन से नहीं रहता है आपके साथ, तो आप कंजुगल राइट का पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इसके बाद अगला सवाल है कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। क्या क्या है कंडीशन, मैंने बताया था आप लोगों को कंडीशन के बारे में। क्या क्या था, लीगल एज होना चाहिए, बराबर ना। एक सेकेंड, इधर गया मेरा पेज। अरे लीगल एज होना चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बोला था ना मैंने, सपिंडा रिलेशनशिप में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था बारीकी से। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वैलिड कंडीशंस है। जब आपको शादी करना रहेगा तो वो जो है एसेंशियल्स आपको फुलफिल करने ही होंगे, ठीक है। इसके बाद है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। क्या है सोर्सेस, एंशियंट सोर्सेस में चार है, श्रुति, स्मृति, कस्टम और कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। मॉडर्न सोर्सेस में तीन है। क्या है मॉडर्न सोर्सेस में, मॉडर्न सोर्सेस में तीन है आपका, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, ठीक है, और इक्विटी, जस्टिस एंड गुड काउंसिल्स, ठीक है। इसके बाद स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है, दया भागा स्कूल, मिताक्षरा स्कूल, ठीक है। इसके बाद क्या है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। तो मैंने बताया था कि दोनों हिंदू होना चाहिए, ठीक है, किसी का एक वाइफ नहीं होना चाहिए, नो लिविंग स्पाउस, वैलिड एज, कंसेंट मस्ट बी फ्री, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मस्ट बी अवॉइडेड, नो सपिंडा रिलेशनशिप एंड सेरेमनी मस्ट बी परफॉर्म। कौन सा सेरेमनी, सप्तपदी, वो जो आग के साथ फेरे लेते हैं ना, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद शादी कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को बता दिया था। तो हम आगे बढ़े अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम लोग कुछ पहले बेसिक से समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे जो पीडीएफ है उसके हिसाब से बताऊंगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, हाँ हेलो, पूछिए, किसी का हैंड रेज है, बोलिए बोलिए। हैंड रेज था सुनील सर आपका, बोलिए। ओके, तो ठीक है, इनका भी मानना सही है। ये सर बोल रहे हैं कि एक फास्ट रिवीजन कर लीजिए हिंदू लॉ का, तो कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फास्ट रिवीजन ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक बार कर लेते हैं, फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू करते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, क्विक रिवीजन कर लेते हैं ना 10 मिनट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला, हाँ, हिंदू लॉ। हिंदू लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला है कि, चलो एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, हु इज हिंदू, ठीक है। हिंदू कौन होगा, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हिंदू कौन होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि हिंदू वर्ड जो है वो रिलीजन के आधार पर कॉइन नहीं किया गया था, ठीक है। 2000-3000 साल पहले का हिंदू धर्म है, ठीक है, ऐसा मान्यता है। तो 3000 साल पहले जो है धर्म के नाम पर हिंदू धर्म नहीं बना था, वो बना था वहां के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है।
अब कैसे बना था, तो उस समय पर सिंधु नदी हुआ करता था, ठीक है। तो सिंधु नदी के चारों तरफ जो लोग रहते थे उसको सिंधु कहा जाता था, ठीक है। तो वो जो लोग रहते थे तो सिंधु सिंधु करते करते उसको मतलब हिंदू हिंदू बोलने लगे। तो सिंधु टर्म से ही ये हिंदू वर्ड जो है वो इजाद हुआ था, मतलब क्वाइन हुआ था, ठीक है। तो हिंदू धर्म बाय रिलीजन नहीं आया था, वो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर वहां से सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उसको सिंधु सिंधु करते कहते थे लोग, ठीक है। तो वहां पे रहते रहते बहुत साल लोग रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लोग दूसरे देश से भी आने लगे, ठीक है। तो दूसरे देश से जब आने लगे, ये बहुत बाद की बात है, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंधु सिंधु को हिंदू वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो सिंधु नदी के आसपास के लोग रहते थे उस सिंधु नदी के आसपास के लोगों को एक क्या बोलते हैं नाम देने के लिए उनको हिंदू बोला गया, ठीक है। तो उस टाइम पर जो भी उस धर्म को प्रोफेस करते थे उसको हिंदू धर्म कहा गया, ठीक है। और हिंदू धर्म जो है तभी से शुरू हो गया और चलते आ रहा है। आपसे सवाल कभी नहीं कभी नहीं पूछा है कि हिंदू कौन है, ठीक है। मैंने अभी 16 साल के सवाल का जवाब बनाया था परसों, ठीक है। तो कहीं पे भी सवाल नहीं पूछा है हु इज हिंदू, ये सवाल कभी नहीं पूछा है, ठीक है। लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं, हिंदू का मतलब कौन, हु इज हिंदू, हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन आइदर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन, ठीक है। अगर कोई भी इंसान या तो जन्म से हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है या वो कन्वर्ट हो गया और फिर हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है तो उसको हिंदू कहा जाएगा, ठीक है। हिंदू लॉ के अंदर ये जो होता है क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट हिंदू का, वो 4 तरीके से होता है। या तो आपने जन्म लिया बाय बर्थ, ठीक है, बाय कन्वर्जन, बाय ब्रॉट अप एज हिंदू, ठीक है। और चौथा है बाय डिक्लेरेशन। अगर आप खुद को डिक्लेयर कर देते हो कि मैं हिंदू हो गया आज से, ठीक है, और फिर आप हिंदू धर्म को फॉलो करने लगते हो तो बाय डिक्लेरेशन भी आप हिंदू हो सकते हो। ब्रॉट अप हुआ है आपका तो आप हिंदू ही हो, बाय कन्वर्जन भी हो सकता है और बाय बर्थ भी। तो ये 4 लोग जो होते हैं वो हिंदू कहलाते हैं। हिंदू के अंदर जैन, सिख, बुद्ध, अगर ये तीनों भी धर्म हैं और उनके भी बच्चे हैं तो वो भी हिंदू ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदू से ही निकले हैं। तो हिंदू लॉ के अंदर वो भी हिंदू ही माने जाते हैं। इसके बाद है हिंदू बाय कन्वर्जन। हिंदू बाय कन्वर्जन का मतलब क्या कि कोई कन्वर्ट कर लिया, मान के चलिए आप लोगों ने देखा होगा ये निर्मला दत्त को जानते हैं आप लोग, संजय दत्त की माता जी को, ठीक है। उनका नाम पहले नरगिस था, वो शादी के बाद कन्वर्ट हो गई और उनका नाम हो गया निर्मला दत्त, ठीक है। तो ये क्या है, निर्मला दत्त बाय कन्वर्जन हिंदू हुई, ठीक है। अभी आगे है आपका बाय बर्थ। हिंदू बाय बर्थ में क्या होगा, तो हिंदू बाय बर्थ में माता पिता हिंदू होना चाहिए तो बाय बर्थ बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई वन पेरेंट हिंदू है, ठीक है, और उसका क्या होते हैं ब्रॉटअप, अभी था ना ऊपर, ब्रॉटअप एज ए हिंदू, अगर ब्रॉटअप एज ए हिंदू हुआ है तो भी वो हिंदू कहलाएगा। जैसे संजय दत्त, उसके पिताजी हिंदू थे, माताजी मुस्लिम थी, ठीक है, और बाद में हिंदू हुए। तो एक पेरेंट तो हिंदू था, ठीक है, लेकिन उसका ब्रॉटअप कैसे हुआ, एज ए हिंदू। तो एज ए हिंदू हुआ तो वो संजय दत्त है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आपका जो है किस किस के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एनी पर्सन चिल्ड्रेन हुज ऑन पेरेंट ऑन इज हिंदू एंड अदर पेरेंट इज अदर देन हिंदू, ठीक है, तो वो हिंदू नहीं कहलाएगा अगर उसका ब्रॉटअप नहीं हुआ है हिंदू के तरीके से, तो ठीक है। जैसे मान के चलिए सलमान खान जो है, सलमान खान की माता जी हिंदू थी, ठीक है, उनके पिता मुसलमान थे, लेकिन उसका ब्रॉटअप जो हुआ है वो मुस्लिम परिवार में हुआ है, मुस्लिम रीति रिवाज से, तो इसीलिए वो मुस्लिम है। अगर उनका ब्रॉटअप जो है हिंदू फैमिली के तरीके से होता तो वो हिंदू हो जाता। तो सलमान खान जो है वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हुए उनके माता पिता ने इनको ब्रॉटअप किया तो वो ये हो गया सलमान खान, ठीक है। अभी इसके अंदर ये हो गया हिंदू लॉ के अंदर कौन कौन आता है, हिंदू लॉ किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तीसरा ये भी है कि हिंदू लॉ जो है मुस्लिम
क्रिश्चियन, पारसी के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन कंटेंट पर। क्या? सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के अंदर जो है दो टाइप के सोर्सेस माने जाते हैं। पहला है एंशिएंट सोर्स, दूसरा है आपका मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट सोर्स के अंदर चार तरीके का सोर्स है। सबसे पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है कस्टम और चौथा है कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। मॉडर्न सोर्सेस में है आपका जुडिशियल डिसीजन जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है लेजिस्लेशन जो कि गवर्नमेंट लॉ बनाता है। ठीक है, और तीसरा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। इसके बाद है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर स्कूल कितने टाइप के हैं? तो हिंदू लॉ के अंदर दो टाइप के स्कूल हैं। पहला है आपका दया भागा स्कूल और दूसरा है मिताक्षरा स्कूल। ठीक है, दया भागा स्कूल के अंदर बंगाल और असम कवर होते हैं। ठीक है, मिताक्षरा स्कूल के अंदर पूरा भारत आता है। ठीक है, पूरे भारत में मिताक्षरा लॉ ही यूज किया जाता है। ठीक है, बंगाल और ये असम को छोड़ दें तो पूरा देश जो है मिताक्षरा लॉ से गवर्न होता है। बंगाल और असम में दया भागा लॉ जो है यूज किया जाता है। मिताक्षरा स्कूल के अंदर 6 सब डिविजनल स्कूल हैं। ठीक है, उसके अंदर ब्रांचेस। तो पहला है बनारस स्कूल जो कि यूपी और बिहार के अंदर यूज होता है। दूसरा है मिथिला स्कूल जो कि बिहार रीजन में, नॉर्थ रीजन में जो है फॉलो किया जाता है। तीसरा है बॉम्बे स्कूल। ठीक है, जो महाराष्ट्र एंड गुजरात को कवर करता है। चौथा है आपका द्रविड़ स्कूल। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया को कवर करता है। और पांचवा है पंजाब स्कूल। ये 5 तरीके का जो है सब स्कूल मिताक्षरा स्कूल के अंदर है। ठीक है, इसके बाद इस दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल में अंतर क्या है? तो मिताक्षरा स्कूल में अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि मिताक्षरा स्कूल में जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस राइट होता है वो बाय बर्थ होता है। ठीक है, जबकि दया भागा स्कूल में क्या बोलता है कि फादर मर जाएगा तब जो है उसके प्रॉपर्टी को बांटा जा सकता है, ऐसा ये प्रोविजन है। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में। इसके बाद अगला है आपका मैरिज अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ के अंदर मैरिज का प्रोविजन पढ़ने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला एसेंशियल क्या है हिंदू मैरिज एक्ट का? तो सबसे पहला है बोथ मस्ट बी हिंदू। ठीक है, ये आपसे 13 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। तो सबसे पहला है बोथ मस्ट बी हिंदू। दूसरा है नेदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस अलाइव। ठीक है, किसी भी पार्टी का पहले से वाइफ या हस्बैंड नहीं होना चाहिए। तीसरा है वैलिड एज। वैलिड एज का मतलब लड़के का 21 साल, लड़की का 18 साल। चौथा कंसेंट मस्ट बी फ्री। शादी करने के लिए दोनों लीगली जो है मतलब फ्री कंसेंट से होना चाहिए, किसी के दबाव में प्रेशर में फोर्स में शादी नहीं होना चाहिए। पांचवा है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब क्लोज रिलेटिव। ठीक है, जैसे चाचा भतीजा, चाचा भतीजी या भतीजी चाचा या देवर भाभी। ठीक है, या स्टेप मदर स्टेप सन, ऐसे जो रिलेटिव्स होते हैं वो क्लोज रिलेटिव होते हैं, उसको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में रखा गया है। ठीक है, तो आप ऐसे में शादी नहीं कर सकते हैं। छठा है नो सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब सेम पिंड। फादर के साइड से अगर 5 जनरेशन है तो वो सेम पिंड में आएगा। अगर मदर के साइड से अगर आप लेते हैं तो 3 जनरेशन जो होती है माँ के तरफ से वो भी सेम पिंड कहा जाता है। तो सेम पिंड का मतलब सपिंडा रिलेशन। ठीक है, तो सपिंडा रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते। सातवां है सेरेमनी मस्ट बी परफॉर्म। जैसे सप्तपदी मैंने कहा था कि आग के साथ फेरे लेते हैं, तो ये एसेंशियल सेरेमनी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो शादी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजें वैलिड मैरिज के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मैरिज। शादी तो हो गई, लेकिन शादी कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो एज पर एंशिएंट पीरियड, ठीक है, 8 तरीके के शादी होते थे। मॉडर्न जमाने में सिचुएशन के आधार पर 3 तरीके का शादी होता है। तो एंशिएंट टाइम पे कौन कौन सा था? पहला है ब्रह्म मैरिज, दूसरा है देव मैरिज, तीसरा है अर्श मैरिज
चौथा है प्रजापत्य मैरिज। ये चारों जो शादियां हैं उसको अप्रूव्ड मैरिज माना जाता है, ठीक है, कि आप ये कर सकते हो। 4 शादी जो है अनअप्रूव्ड है, मतलब गलत माना जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा? 5वां है गंधर्व, छठा है असुर, 7वां है राक्षस, 8वां है पैशाच। नाम से ही लग रहा है कि कैसे कैसे शादी होंगे वो, ठीक है। तो उस जमाने का है, ठीक है। राक्षस मैरिज देखो किडनैप करके किया जाता है, तो ये वैलिड होगा क्या? असुर मैरिज बोल रहा है कि भाई लड़की को खरीद लो और तब उससे शादी करो, ये शादी अभी वैलिड है क्या? गंधर्व मैरिज कहता है कि लड़की को पटाओ फंसाओ फिर शादी करो, मतलब लव मैरिज। तो ये अभी के जमाने में वैसे तो अभी चल रहा है, लेकिन हिंदू लॉ में उसको इजाजत नहीं दिया जाता था, तो उसको अनअप्रूव्ड माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी शादियों के बारे में है। अगला है मॉडर्न जमाने के आधार पर 3 शादी। कौन कौन सा? पहला है वैलिड शादी, दूसरा है वॉइड शादी, तीसरा है वॉइडेबल शादी, ठीक है। वैलिड शादी का मतलब जो भी एसेंशियल रिचुअल्स हैं अगर आपने उसको फॉलो करे हैं तो वो वैलिड मैरिज होगा, ठीक है। दूसरा है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज का मतलब आपने वैलिड मैरिज के जो एसेंशियल थे उसको फॉलो नहीं किया है, तो वो वॉइड मैरिज हो जाएगा, ठीक है। वॉइड मैरिज का मतलब जैसे एग्जांपल वैलिड मैरिज में क्या कहा था कि नो स्पाउस लिविंग, मतलब आप शादी कर रहे हो तो आपकी कोई भी वाइफ जो है या हस्बैंड लिविंग नहीं होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए। आपने शादी किया, आपकी वाइफ जिंदा थी, तो ये क्या हो गया? वॉइड मैरिज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने एसेंशियल्स को वायलेट किया। तीसरा है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या होता है कि कोई भी शादी तब तक वैलिड है जब तक वो पार्टी चाहे, अगर पार्टी चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। एग्जाम्पल फॉर, लड़की का शादी 15 साल में हो गया था, लड़की बड़ी हुई 18 की हुई, लड़की को लगता है ठीक है यार जाने दो, अब क्या बोलने का, ठीक है, चल रहा है सब तो चलने दो, तो लड़की चाहे तो वो कर सकती है कंटिन्यू। अगर लड़की चाहे कि नहीं यार मुझे इस शादी को तोड़ना है, मेरा 15 साल में हुआ था, अभी 18 की हुई हूँ, कोर्ट में फाइल कर देती हूँ कि मेरा शादी कम उम्र में हो गया था, तो वॉइड हो जाएगा। तो वॉइडेबल का मतलब है कि शादी आपका वैलिड है जब तक आप चाहो, अगर आप चाहो तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती हो, ठीक है। तो मान के चलिए शादी हुआ, आप बोल दो कि मेरा शादी जो हुआ था वो फ्री कंसेंट से नहीं हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? फिर वॉइड हो जाएगा, क्योंकि एसेंशियल मैरिज के लिए क्या था? फ्री कंसेंट होना चाहिए। आपने यहाँ पे बोल दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती शादी किया गया है। अगर आपको लगता है कि जबरदस्ती भी किया गया था लेकिन पति बहुत मानता है, अब इसको छोड़ नहीं सकती, तो आप वैलिड रखो। अगर वॉइड करना है तो बोल दो कोर्ट में कि जबरदस्ती हुआ था। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हेलो, क्लियर है ना? नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कंडीशन ये एसेंशियल्स पढ़ लिए, ठीक है। एसेंशियल ही कंडीशन होता है वैलिड मैरिज का। तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि वैलिड मैरिज के कंडीशन बताइए, तो कंडीशन भी वही चीज है जो एसेंशियल है, ठीक है। क्या था एसेंशियल? दोनों हिंदू होना चाहिए, तो हिंदू होना चाहिए। किसी का भी वाइफ जिंदा नहीं होना चाहिए या हस्बैंड स्पाउस, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या था? कंसेंट फ्री होना चाहिए, तो फ्री होना चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, तो होना चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सप्तपदी रिचुअल होने चाहिए, तो होने चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब वैलिड मैरिज के कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस ही एसेंशियल भी कहलाता है। शादी हो गया, अब शादी के बाद क्या होता है? डाइवोर्स होता है, ठीक है। तो अब हम लोग डाइवोर्स पढ़ते हैं। डाइवोर्स के ग्राउंड आपसे पूछा जा सकता है कि डाइवोर्स के ग्राउंड क्या क्या है 13 मार्क्स में। तो सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड बताए गए हैं। तो क्या क्या है डाइवोर्स के ग्राउंड? एडल्ट्री है, क्रुअल्टी है, डिजर्सन है। अडल्ट्री का मतलब सताना, किस सॉरी, अडल्ट्री का मतलब है कि सेक्सुअल रिलेशन किसी और के साथ बनाना आफ्टर मैरिज, ठीक है। आपकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी आपकी लिविंग गर्लफ्रेंड है और आप उसके साथ जो है फिजिकल हो रहे हो, तो ये अडल्ट्री में आता है। दूसरा है क्रुअल्टी। क्रुअल्टी का मतलब है ताना देना, सताना, फिजिकल टॉर्चर करना, मेंटल टॉर्चर करना, बीटिंग करना, अब्यूज करना, ये सारी क्रुअल्टी में आता है।
तीसरा है डिजर्सन। डिजर्सन का मतलब है अलग रहना। अगर आप 2 साल से ज्यादा तक बिना किसी रीजन के अलग रह रहे हो तो उसको बोला जाएगा डिजर्सन, और ये एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स के लिए। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब धर्म परिवर्तन, ठीक है। अगर आपने धर्म परिवर्तन करा लिया तो ये भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। अगला है मेंटल डिसऑर्डर, मतलब सीरियस इलनेस है मेंटली, ठीक है, वो भी डाइवोर्स का ग्राउंड है। अगला है वेनेरियल डिजीज, ठीक है, कोई भी सेक्सुअल डिजीज जैसे HIV है, एड्स है, जो कभी ठीक न होने वाली बीमारी हो, उसको वेनेरियल डिजीज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संन्यास ले लिया, मॉन्क बन गया, ठीक है, इस मोह माया से दूर हो गया, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। प्रिज्यूम्ड डेथ, अगर आपको लगता है कि कोई भी बंदा है वो कुंभ के मेले में बिछड़ गया और 7 साल से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसको माना जाएगा कि वो मर गया है। तो ये हो गया आपके ग्राउंड डाइवोर्स के। महिलाओं के लिए कुछ अलग ग्राउंड दिए गए हैं सेक्शन 13 में ही, सब क्लॉज 2 में, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि महिलाओं के लिए स्पेशल ग्राउंड क्या क्या है। तो महिलाओं के लिए स्पेशल ग्राउंड ये है, सबसे पहला, हस्बैंड हैज अनदर वाइफ। अगर महिला को लगता है कि मेरी शादी से पहले इसका कोई और वाइफ था, तो वो जो है डाइवोर्स दे सकती है, ठीक है। दूसरा है रेप, ठीक है, अगर उसके पति शादी के बाद रेप कमिट करते हैं तो वो डाइवोर्स दे सकती है। अंडर एज मैरिज, तीसरा है अंडर एज मैरिज, मतलब लड़की का अगर शादी 15 साल से पहले हो गया था तो लड़की 18 की होते ही डाइवोर्स दे सकती है। और चौथा है मेंटेनेंस ऑर्डर नॉट फॉलोड, कोर्ट ने मेंटेनेंस देने के लिए बोला था पत्नी को और वो बंदा नहीं दे रहा है, तो अगर आपको 1 साल तक मेंटेनेंस नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप जो है उसको डाइवोर्स दे सकती हो। तो ये महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल ग्राउंड है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। सेक्शन 9 में बताया गया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के बारे में। कंजुगल राइट का मतलब होता है शादी के बाद मिलने वाले अधिकार, ठीक है, और रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वापस मिलना। तो आपके कंजुगल राइट को वापस दिलाने का काम कौन करता है, कोर्ट करता है। कब करता है, जब आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बिना किसी रीजन के आपको छोड़ के चला जाता है, तो आप कोर्ट में सेक्शन 9 के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का पिटीशन कोर्ट में लगा सकते हो कि भाई मेरी वाइफ जो है भाग गई है, आप मुझे मेरी वाइफ ला के दो, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तब कोर्ट जो है आपकी वाइफ को संपर्क करेगा और बोलेगा कि भाई आपने शादी करा था तो क्यों छोड़ के गई, रीजन बताओ। अगर उसके रीजन से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि वाइफ जी आप जाइए अपने हस्बैंड के साथ रहिए, यहाँ पे आपने शादी किया है, शादी कोई मजाक नहीं है, ठीक है, कि आप करके आप अपने घर रहो और ये अपने घर रहे। आपने शादी किया था, स्वेच्छा से किया था, तो अब क्यों नहीं रहना, आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई रीजन ना हो तो, रीजन है तब तो कोर्ट बोलेगा कि भाई अलग रहो, डाइवर्स ले लो, और क्या, ठीक है। तो ये होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का भी एप्लीकेशन कोर्ट में लगाया जाता है। जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में फर्क यह है कि डाइवोर्स के बाद आपकी शादी टूट जाती है, जुडिशियल सेपरेशन के बाद आपकी शादी टूटती नहीं है, शादी आपका लीगली वैलिड रहता है, बस आप दोनों सेपरेट रहते हो, ठीक है। सेपरेट कब तक, साल 2 साल, जब तक आपको जो है कोर्ट ने कहा है तब तक आप रह सकते